प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है। लाओ त्सु की ये बात हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ काम करने में धैर्य कितना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। खासकर जब हम वन्यजीव संरक्षण जैसे जटिल प्रयासों को देखते हैं। नमस्कार, और हमारी इस खास चर्चा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम भारत में चीतों को फिर से बसाने की जो महत्वाकांक्षी कोशिश चल रही है उस पर गहराई से बात करेंगे। हमारा खास ध्यान रहेगा मध्य प्रदेश के कांधी सागर अभयारण्य पर, जहां चीतों के लिए एक दूसरा घर बनाने की तैयारी चल रही है जी। और हमारी ये जो आज की पूरी चर्चा है ये इंडियन एक्सप्रेस में हाल में छपे एक विस्तृत लेख पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जानकारी का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करें। हाँ, ये जरूरी है। और देखिए, ये विषय यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, पर्यावरण और करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आम जानकारी के लिए भी ये काफी अहम है कि देश में संरक्षण के कैसे प्रयास चल रहे हैं। तो आज हमारा लक्ष्य है कि इस लेख से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, चीता प्रजनन के पीछे का जो विज्ञान है उसकी बारीकियों को जानें, जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उनका विश्लेषण करें, और हाँ, इस पूरी परियोजना के भविष्य पर भी सोचें। ठीक है, चलिए तो फिर इस पूरी योजना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत से चीते विलुप्त हो गए थे। हाँ, एक दुखद इतिहास रहा है। बिल्कुल। तो इसी को ठीक करने के लिए 2022 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से कुल 20 चीते लाए गए, 2 खेपों में। जी, कूनो नेशनल पार्क में। हाँ, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में उन्हें बसाया गया। वो अब भारत में चीतों का पहला घर है। और अच्छी खबर यह है कि कूनो में चीतों की संख्या अब बढ़कर 29 हो गई है। 29? और इसमें से 19 तो भारत में ही जन्मे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। 19 भारत की धरती पर जन्मे हैं और स्वस्थ भी हैं। ये तो मतलब एक शुरुआती उत्साहजनक संकेत है। निश्चित रूप से। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अब गांधी सागर अभयारण्य में एक मादा चीता को लाने की योजना बना रही है। अच्छा। ये कूनो से करीब 280 किलोमीटर दूर है, मंदसौर और नीमच जिलों की सीमा पर। हाँ, काफी दूर है कूनो से। और इस दिशा में पहला कदम उठाया भी जा चुका है। इसी साल अप्रैल में 2 नर चीते, प्रभाष और पावक, वो गांधी सागर में छोड़े जा चुके हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तब वहां एक मादा को भेजकर उम्मीद है कि प्रजनन शुरू हो सकेगा। ये वाकई एक अहम कदम है, क्योंकि ये कूनो के अलावा चीतों की एक दूसरी आत्मनिर्भर आबादी बनाने की कोशिश है। जी। पर यहाँ बात रियली दिलचस्प हो जाती है। सवाल ये उठता है कि कूनो में जब चीजें ठीक चल रही हैं, तो फिर इस दूसरे घर की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, इसके पीछे ना कई अहम कारण हैं। एक तो बड़ी वजह यह है कि दक्षिण अफ्रीका, केन्या और बोत्सवाना जैसे देशों से और चीते लाने की जो बात चल रही थी वो फिलहाल थोड़ी धीमी पड़ गई है। मतलब उसमें कोई खास प्रगति नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो सप्लाई लाइन में दिक्कत है, कह सकते हैं। तो ऐसे में भारत में जो चीते जन्मे हैं उनके सफल प्रजनन पर निर्भरता बढ़ गई है। और देखिए, सिर्फ एक ही जगह यानी कूनों पर निर्भर रहना वो थोड़ा जोखिम भरा भी हो सकता है। हाँ, मतलब कोई बीमारी फैल जाए या कुछ और हो जाए तो। बिल्कुल, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। तो यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि गांधी सागर सिर्फ एक बैकअप प्लान नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट के विकास का एक जरूरी चरण है। अच्छा, कैसे? ये इसे बाहरी मदद पर निर्भरता से हटाकर भारत के भीतर ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। एक तरह से ये भारत की अपनी संरक्षण क्षमता का भी परीक्षण है। पर हाँ, ये भी सही है कि एक नया घर बसाना हमेशा चुनौतियों से भरा होता है। इसमें जोखिम भी हैं और प्रबंधन की नई जटिलताएं भी आएंगी। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का रास्ता आसान नहीं होगा, खासकर जब प्रजनन की बात आती है। चीतों का प्रजनन जीव विज्ञान वो काफी जटिल है ना? हाँ, काफी। अगर मादा चीता की बात करें तो वो करीब 25 से 30 महीने की उम्र में शारीरिक रूप से परिपक्व होती है और आमतौर पर लगभग 29 महीने की उम्र में पहली बार मां बनती है। जी। और जब वो प्रजनन के लिए तैयार होती है तो वो कुछ खास संकेत देती है, जैसे मूत्र का छिड़काव करना, ज्यादा घूमना फिरना, जमीन पर लोटना, और वो नर चीतों के प्रति ज्यादा सहनशील हो जाती है। हाँ, ये सब नर को आकर्षित करने के तरीके हैं। और नर चीता वो कब तैयार होते हैं? नर आमतौर पर 4 से 8 साल की उम्र के बीच, जब वो शारीरिक रूप से सबसे मजबूत होते हैं,
अपना इलाका बना सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं, तब वो प्रजनन के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। अच्छा। और चीतों में ना बहुसाथी व्यवहार आम है। मतलब एक नर कई मादाओं के साथ और एक मादा अपने प्रजनन काल में एक से ज्यादा नरों के साथ संबंध बना सकती है। जब मादा तैयार होती है तो नर भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं, जैसे येल्पिंग या स्टटरिंग। फिर वो कुछ दिनों के लिए साथ रहते हैं, संभोग करते हैं, और जैसे ही मादा का प्रजनन काल खत्म होता है वो अलग हो जाते हैं। मतलब ये साथ सिर्फ प्रजनन के लिए होता है? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से। इसके बाद फिर गर्भावस्था का चरण आता है, लगभग 3 महीने का। जी, लगभग 90-95 डेज। और इसके संकेत होते हैं, जैसे मादा की भूख बढ़ जाना, वजन बढ़ना। एक बार में 6 शावक तक हो सकते हैं। हाँ, 6 तक हो सकते हैं, हालांकि संख्या कम ज्यादा होती रहती है। और मां बनने वाली चीता जन्म देने के लिए कोई सुरक्षित जगह चुनती है, जैसे घनी झाड़ियां या चट्टानों की गुफाएं। और ये रेडियो कॉलर इसमें कैसे मदद करते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। भारत में लाए गए सभी वयस्क चीतों को कॉलर पहनाया गया है। इससे उनकी लोकेशन पता चलती रहती है। जन्म के बाद मां पहले 2-3 दिन शावकों के साथ ही रहती है, तो कॉलर से उस जगह का पता लगाना आसान हो जाता है। और शावकों को पालना मां के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और शारीरिक चुनौती भी। कैसे? देखिए, पहले कुछ दिनों के बाद मां को खाने की तलाश में निकलना पड़ता है। वो एक स्टार पैटर्न में घूमती है, मतलब अलग अलग दिशाओं में जाती है शिकार के लिए, लेकिन लौटकर हमेशा मांद पर आती है। अच्छा। वो लगभग 4 महीने तक शावकों को दूध पिलाती है, और इस दौरान, मतलब गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों और दूध पिलाने की पूरी अवधि में, मां की ऊर्जा की जरूरत सामान्य से 2 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। 2 से 5 गुना? बाप रे! हाँ। उसे न सिर्फ अपने और बढ़ते शावकों के लिए खाना और पानी ढूंढना होता है, बल्कि उन्हें दूसरे शिकारियों से भी बचाना होता है। और शावक भी तेजी से बढ़ते होंगे। अब बहुत तेजी से। चीता शावक किसी भी दूसरी बड़ी बिल्ली के शावकों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। रोज लगभग 45 ग्राम वजन बढ़ता है उनका। अच्छा। हाँ, और इस तेज विकास के लिए मां को रोजाना लगभग 1.5 किलो से ज्यादा मांस खाने की जरूरत होती है, ताकि वो पर्याप्त दूध बना सकें। 1.5 किलो रोज? जी, तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये साफ है कि ये मां और शावकों दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई का एक बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण दौर होता है। थोड़ी सी भी चूक, चाहे वो खाने की कमी हो या शिकारियों का खतरा, वो घातक साबित हो सकती है। जाहिर है ये नाजुक दौर सिर्फ पोषण से ही नहीं जुड़ा है, इसमें बाहरी खतरे भी शामिल हैं। जेएस चौहान, जो कूनो नेशनल पार्क को बसाने में शामिल रहे हैं, और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव भी थे। हाँ, उनका काफी अनुभव है। चीता आबादी बढ़ाना अच्छा विचार है, और उन्होंने गांधी सागर में और मादाएं लाने का सुझाव भी दिया है। लेकिन उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि वहां चीतों का पेट भरने के लिए पर्याप्त शिकार हो। बिल्कुल सही बात है। बिना पर्याप्त शिकार आधार के कोई भी पुनर्वास कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। ये तो नींव है। और शिकार के अलावा और क्या बड़े खतरे हैं? शिकार आधार की चिंता तो है ही, उसके साथ ही एक और बहुत बड़ा खतरा है सह शिकारियों का, खासकर तेंदुए। तेंदुए, हाँ वो तो है ही। चीतों और तेंदुओं का इलाका अक्सर ओवरलैप करता है, और तेंदुए, खासकर नर तेंदुए, वो चीता शावकों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अच्छा, गांधी सागर में तेंदुओं की क्या स्थिति है? देखिए, शुरुआती आंकड़े चौंकाने वाले थे। 2024 के अंत में गांधी सागर के 64 वर्ग किलोमीटर के चीता बाड़े में 24 तेंदुए गिने गए थे। 24? 64 वर्ग किलोमीटर में? ये तो बहुत ज्यादा घनत्व है। हाँ, बहुत ज्यादा था। इसीलिए प्रबंधन ने तेजी से कार्रवाई की। मार्च 2025 तक इनमें से 17 तेंदुओं को पकड़कर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया। 17 को हटा दिया? जी। अब दावा किया जा रहा है कि गांधी सागर में तेंदुओं का घनत्व कूनों से भी कम है, और मादा चीता को जिस बाड़े में रखा जाएगा वो भी काफी बड़ा है। शायद इससे उसे छिपने और बचने में कुछ मदद मिले। लेकिन क्या ये तेंदुओं को दूसरी जगह भेजना एक स्थायी समाधान है? मतलब क्या वो वापस नहीं आ सकते, या नए तेंदुए उस खाली जगह को नहीं भरेंगे? ये सवाल तो रहता ही है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, और बहुत पेचीदा भी है। तेंदुओं का स्थानांतरण एक तात्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन लंबे समय में सह अस्तित्व कैसे सुनिश्चित होगा, ये देखना होगा। हाँ। क्या चीते और तेंदुए एक ही सीमित इलाके में बिना गंभीर संघर्ष के रह पाएंगे, खासकर जब चीतों की आबादी बढ़ेगी? ये लगातार निगरानी और प्रबंधन का विषय रहेगा। ये सिर्फ चीतों को बचाने का मामला नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने की चुनौती है। सही कहा। और तेंदुओं के खतरे के अलावा क्या प्रजनन प्रक्रिया अपने आप में भी जोखिम भरी हो सकती है? मुझे मई 2023 में कूनो में हुई वो दुखद घटना याद आ रही है। हाँ, दक्षा वाली घटना। हाँ,
दक्षा नाम की एक मादा चीता की मौत हो गई थी। संभोग के प्रयास के दौरान 2 नर चीतों के साथ हिंसक झड़प हुई और उसे गंभीर चोटें लगी। जी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। तो इस कड़वे अनुभव से सबक लेते हुए अधिकारी अब गांधी सागर में ज्यादा सावधानी बरत रहे होंगे ना? बिल्कुल। योजना यही है कि जो नई मादा लाई जाएगी उसे और वहां जो पहले से 2 नर हैं, प्रभाष और पावक, उन्हें तुरंत एक साथ नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा। उनका परिचय धीरे धीरे कराया जाएगा और बहुत करीबी निगरानी रखी जाएगी ताकि दक्षा जैसी घटना दोबारा ना हो। तो ये निगरानी कैसे होगी, कौन करेगा? इसके लिए एक समर्पित टीम बनाई जाएगी। ये टीम न सिर्फ मादा के शिकार करने के पैटर्न पर नजर रखेगी, बल्कि उसके संभावित प्रजनन व्यवहार और नरों के साथ उसकी बातचीत पर भी बारीकी से ध्यान देगी। कूनों में गर्भावस्था के संकेतों का मूल्यांकन करने का जो अनुभव मिला है, उसे यहां भी इस्तेमाल किया जाएगा। और शिकार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाड़े के अंदर पूरक आहार की व्यवस्था भी की जाएगी। पूरक आहार मतलब जैसे शिकार किए गए जानवर डालना या कभी-कभी तैयार मांस देना। चीते कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, इसकी भी निगरानी होगी ताकि उनका पोषण का स्तर ठीक रहे। और जब शावक हो जाएंगे तब? उनकी निगरानी कैसे होगी? जब शावकों का जन्म होता है और माँ की मांद का पता चल जाता है, तो शुरुआती निगरानी दूर से की जाती है ताकि माँ और शावकों को कम से कम परेशानी हो। ठीक है। जब माँ शिकार के लिए दूर जाती हैं, तब पशु चिकित्सकों की टीम मांद का निरीक्षण करती है। इससे शावकों की संख्या और उनकी शुरुआती सेहत का अंदाजा लगाया जाता है। अच्छा। और 2023 में कूनो में जो गर्मी से 3 शावकों की मौत हुई थी, उस घटना के बाद निगरानी के तरीके में एक अहम बदलाव किया गया है। क्या बदलाव? तो पशु चिकित्सक शावकों के जन्म के लगभग 10 दिन बाद ही, जब वो अपनी आंखें खोलते हैं, तभी से उनकी शारीरिक जांच शुरू कर देते हैं, जैसे उनका वजन लेना, स्वास्थ्य देखना। और ये प्रक्रिया लगभग 6 हफ्ते तक चलती है, जब तक शावक थोड़े मजबूत नहीं हो जाते। तो मतलब अनुभवों से सीखा जा रहा है और तरीकों को बदला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट टीम लगातार सीख रही है और अपनी रणनीतियों को अनुकूलित कर रही है। और जैसे ही शावक मांद से बाहर निकलना शुरू करते हैं, उनके आने जाने के रास्तों और मांद के आसपास कैमरा ट्रैप लगा दिए जाते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, इससे उनकी और मां की गतिविधियों पर बिना ज्यादा दखल दिए लगातार नजर रखी जा सकती है। टेक्नोलॉजी इस संवेदनशील निगरानी काम में काफी मददगार साबित हो रही है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम सार निकालें तो गांधी सागर में चीतों के लिए दूसरा घर बनाने की ये योजना भारत में चीतों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण और उम्मीद जगाने वाला कदम है। हाँ, उम्मीद तो है। हमने समझा कि कैसे प्रजनन का जीव विज्ञान जटिल है, कैसे शिकार की उपलब्धता और तेंदुए जैसे सहशिकारियों का खतरा बड़ी चुनौतियां हैं, और कैसे इनसे निपटने के लिए गहन निगरानी और प्रबंधन की जरूरत है। ये निश्चित रूप से एक नाजुक और बेहद चुनौतीपूर्ण अगला चरण है। बिल्कुल। इसकी सफलता कई बातों पर निर्भर करेगी। हाँ। और ये पूरी परियोजना हमें वन्य जीव संरक्षण में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का महत्व सिखाती है। ये दिखाती है कि हमें सिर्फ जानवरों को लाकर छोड़ना नहीं है, बल्कि लगातार बदलते हालात के अनुसार ढलना होगा। अनुकूलनशीलता। हाँ, अनुकूलनशीलता दिखानी होगी और वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना होगा। और देखिए, इस परियोजना की अंतिम सफलता सिर्फ सरकारी प्रयासों पर ही नहीं टिकी है। इसमें स्थानीय समुदायों का सहयोग, मानव वन्यजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देना और चीतों के आवासों का प्रभावी प्रबंधन, ये सब बहुत जरूरी होगा। हाँ, ये एक बहुआयामी प्रयास है। बिल्कुल, एक सतत प्रयास। हमारे यूपीएससी अभ्यर्थियों और सामान्य जानकारी में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण उपयोगी रहा होगा, चाहे परीक्षा की तैयारी हो या बस अपने देश में चल रहे संरक्षण के प्रयासों को गहराई से समझना हो। हाँ, ये विषय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी गहन चर्चाओं से जुड़े रह सकें। और हाँ, अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई सवाल या विचार हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि जवाब दें। और अंत में एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। जैसा कि हम चीतों के लिए ये दूसरा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, क्या हम सच में उन जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों को पूरी तरह से फिर से बना सकते हैं जिन्हें हमने अतीत में खो दिया था? और इस महत्वाकांक्षी यात्रा में हमें किन अनजाने पारिस्थितिकीय और सामाजिक परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिनके बारे में शायद हमने अभी सोचा भी ना हो? यह सोचने वाली बात है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ।